सो हाय एवरीवन। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है अस्थमा। वैसे इसको कई लोग अस्थमा आजमा कुछ भी बोलते हैं, लेकिन मैं गांव से हूँ इसीलिए अस्थमा ही बोलूँगा, तो आप ज़्यादा माइंड मत करना। तो जो हम लोग के लिए नए व्यूअर हैं उनको मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे कि हम लोग एक नए सीरीज़ स्टार्ट किया है जिसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है उसको एकदम शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरे पास माइंड मैप है, तो ये एक पेज में सब समराइज़ करके लिखा हुआ है। तो लिखने का ज़रूरत नहीं है आपको, ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, मैं लिंक दे दूँगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। 1-2 दिन में मैं उसमें अपलोड करना चालू कर दूँगा। प्लस आप मेरे व्हाट्सअप भी ज्वाइन कर सकते हो, चैनल व्हाट्सअप में भी है, तो उसमें भी मैं डाल दूँगा। तो ये जो टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो अस्थमा, वो कितना इम्पोर्टेंट है मैं आपको एक डेमो देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो गाइस, ये कितना बार पूछा गया है और किस तरह से पूछा गया है उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर आप लोग देख सकते हो 2024 में ही पूछा गया है कि ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूट सीवियर अस्थमा, तो ये 5 नंबर में आया है। उसके बाद 2019 में आया ये ब्रोंकियल अस्थमा, सीधा बस लिखने के लिए दे दिया है। उसके बाद अगेन ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूट सीवियर अस्थमा 2016 में, देन 2015 में भी पूछा गया, 10 नंबर का पूछा गया है। तो चूंकि इस बार हम लोग का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है जिसमें 10 नंबर वाले क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं, तो वो आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। और प्लस ये हम लोग के पीडिया में भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए ये जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप लोगों ने देख लिया कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फिर आप लोग जैसे पहले से ही जान रहे हो कि हम लोग मेन हेडिंग में इसको डिस्कस करते हैं, जिसमें हम लोग उसके डेफिनेशन, देन पैथोफिजियोलॉजी, देन व्हाट आर द रिस्क फैक्टर, देन इन्वेस्टिगेशन, देन मैनेजमेंट। तो ये वीडियो है वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा प्रीवियस वीडियो से, क्योंकि इसमें हम लोग को थोड़ा डेप्थ में जाके डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग मैनेजमेंट पार्ट को थोड़े अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो फिर और हम लोगों ने पहले एक वीडियो सिस्टिक फाइब्रोसिस का बना चुका है, तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो डेफिनेटली जाके देख सकते हो। मैं एक प्ले लिस्ट बना दूंगा जिसमें हम लोग अभी फ़िलहाल रेस्पिरेटरी मेडिसिन का कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग ये जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं, ओके। तो फिर सबसे पहले डेफिनेशन ही है, तो ये एक क्या है, ये अस्थमा इज़ अ chronic inflammatory condition of the airways characterized by the hyper responsiveness and constriction in response to a variety of stimuli। तो ये तो लाइन आपको लिखना है, ठीक है। chronic inflammatory condition of the airways characterized by hyper responsiveness and constriction in response to a variety of stimuli। वो stimuli क्या क्या है वो इटोलॉजी में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो फिर इसके वजह से क्या हो जाता है, देयर इज़ ए नैरोइंग ऑफ द एयरवेज इज़ यूजुअली रिवर्सिबल। दोस्तों ये वाला जो वर्ड है रिवर्सिबल, ये आपको लिखना ज़रूरी ही है, क्योंकि ये रिवर्सिबल रहता है अगर एक्यूट एक्सेजर्बेशन है तो, ठीक है। क्रोनिक केसेस में इरिवर्सिबल हो सकता है, लेकिन हम लोग इसी से ही डिफ्रेंशिएट करते हैं सीओपीडी को, ठीक है। अगर ये रिवर्सिबल है, अगर हम लोग स्पायरोमेट्री करवाते हैं तो जब रिवर्सिबल मिल जाता है तो वो आगे हम लोग देखेंगे, तभी हम लोग उसको अस्थमा बोलते हैं, ठीक है। अगर वो नहीं रहता तो हम लोग का वो सीओपीडी रहता है। तो फिर ये यूजुअली रिवर्सिबल रहता है इधर स्पॉन्टेनियसली और विद दी मेडिकेशन। तो ये लीडिंग टू इंटरमीडिएट सिम्टम, जैसे कि आप लोग देख सकते हो इसमें पीरियोडिक वो सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। बट इन सम पीपल विथ क्रोनिक अस्थमा, ये आप लोग मैं जो लाइन बोल रहा था, क्रोनिक अस्थमा के साथ द इन्फ्लेमेशन में लीड टू इरिवर्सिबल एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये तो आपको डेफिनेशन लिखना है, समझ आ ही हो गया होगा। अब देख लेते हैं इसका पैथोफिजियोलॉजी। तो मैं चाहता हूँ कि पैथोफिजियोलॉजी आप लोग बुक से भी और अच्छे से देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट में इंक्लूड किया गया है, तो बुक से देखोगे तो और ज़्यादा अच्छे से आप डेप्थ में लिख पाओगे, ठीक है। तो फिर देख सकते हैं हम लोग, तो एटोपिक अस्थमा इज़ द रिजल्ट ऑफ एयरवे इन्फ्लेमेशन कॉज्ड बाय एक्सपोजर टू एन इन्वायरमेंटल एलर्जेंस, ठीक है। तो वो होता है हम लोग का एटोपिक अस्थमा। अब पेशेंट विथ अस्थमा हैव एक्सेसरबेंट दैट इज TH2 मेडिएटेड IG इम्यून रिस्पॉन्स। ये आप लोग मैं ज़रूर आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप देख लेना टाइप 2 एंड नॉन टाइप 2 अस्थमा, ठीक है। तो फिर वो क्योंकि हम लोग जब मेडिकेशन करते हैं तब हम लोग जो इसमें बायोलॉजिकल देते हैं तब वो वहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस चीज़ को अच्छे से समझना।
तो इसमें हो गया। अब IgA बाइंड टू ब्रोंकियल मास से रिजल्टिंग इन डीग्रेनुलेशन एंड रिलीज ऑफ प्रो इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स। सो देयर आर 2 फेजेस ऑफ द इन्फ्लेमेशन। तो ये समझना जरूरी है, एक होता है हम लोग का अक्यूट फेज, एक होता है डिलेड फेज, ठीक है। तो फिर अक्यूट फेज हम लोग देख लेते हैं। तो ये क्या होता है, कैरेक्टराइज बाई ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन एंड एयरवे इडिमा, ये अक्यूट फेज में होता है। दिस प्रोसेस बिगिन विद इन मिनट्स ऑफ एलर्जेंस एक्सपोजर एंड रिजॉल्व विद इन एन आवर्स, ठीक है। अब डिलेड फेज में क्या होता है, प्रो इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर सच एज हम लोग का इंटरल्यूकिन 5 रिलीज बाय द मास से रिक्रूट करते हैं हम लोग का इसिनोफिल, देन बेसोफिल एंड TH2 lymphocytes रिजल्टिंग इन ऑनगोइंग इन्फ्लेमेशन एंड सेंसिटाइजेशन ऑफ द सेंसरी नर्व एंडिंग रिजल्टिंग इन ब्रोंकियल हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस। तो ये हो गया इसका पैथोफिजियोलॉजी। अब हम लोग देख सकते हैं इसका रिस्क फैक्टर क्या होता है, ठीक है। तो फिर पर्सनल हिस्ट्री ऑफ एटोपी है, लाइक एक्जेमा एंड हे फीवर का, ठीक है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ अस्थमा है और एटोपी है। इनर सिटी इन्वायरमेंट कैसा है, सिटी का इन्वायरमेंट, ठीक है, जिसकी वजह से एलर्जेंस के कांटेक्ट में आने से ये सब हो जाता है। सोशियो इकोनॉमिक डिप्राइवेशन से तो नहीं आता है। देन ओबेसिटी, देन प्री मैच्योरिटी एंड लो बर्थ वेट, वायरल इन्फेक्शन इन अर्ली चाइल्डहुड, स्मोकिंग, मैटरनल स्मोकिंग, अर्ली एक्सपोजर टू ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। तो ये सब रिस्क फैक्टर है। ट्रिगर फैक्टर क्या क्या होते हैं, तो इसमें जैसे कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया, कोल्ड एयर, एक्सरसाइज, पॉल्यूशन, एग्जांपल सिगरेट स्मोक, फ्यूम्स, एलर्जेंस, एग्जांपल पोलियन, डस्ट माइट, एनिमल्स, टाइम ऑफ डे, वर्क रिलेटेड लाइक ऑक्यूपेशनल, देन ड्रग एग्जांपल बीटा ब्लॉकर एंड एनसेड्स, देन इमोशनल फैक्टर लाइक स्ट्रेस, लाफ्टर एंड गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। तो ये सब ट्रिगर फैक्टर होते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं इसका क्लिनिकल फीचर। तो सिम्टम्स क्या क्या होंगे, ठीक है। ये वर्ड आपको लिखना है, इंटरमिटेंट, इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग ने देख सका था कि इसमें एपिसोडिक सिम्टम्स आते हैं हमारे। वीज हो सकता है, पॉलीफोनिक कफ, ऑफ एंड नॉक्टर्नल स्पुटम प्रेजेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। साइंस हम लोग को क्या क्या देखने को मिलेंगे, चेस्ट एक्सपांसन हम लोग का डिक्रीज हो जाएगा, बाइलेटरल पॉलीफोनिक वीज हमको सुनाई देगा, टेकिपनिया, टेकिकार्डिया, रिड्यूस्ड एयर एंट्री एंड हाइपर इन्फ्लेटेड चेस्ट। तो ये सब क्लिनिकल फीचर्स हो गए। अब हम लोग देखने वाले हैं वो है इसका इन्वेस्टिगेशन, ओके। देन हम लोग देखेंगे कॉम्प्लिकेशंस लास्ट में देखेंगे। तो इन्वेस्टिगेशन इसमें हम लोग क्या क्या करवाएंगे, तो अगर अक्यूट अस्थमा है और या फिर क्रोनिक अस्थमा है, ठीक है, तो फिर अक्यूट में हम लोग वही ब्लड में फुल ब्लड काउंट, देन हमको देखने को मिलेगा कि रेज्ड वाइट सेल काउंट हो सकता है, एंड टिपिकली दैट इसिनोफिलिया, ठीक है, एंड यूरिया एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, सॉल्बिटामॉल कैन कॉज हाइपोकैलेमिया। तो ये सब हमको रिपोर्ट में देख सकते हैं। CRP टू रूल आउट दैट इन्फेक्शन। अब ABG भी करवा सकते हैं पेशेंट विथ SpO2 लेस देन 92%, और अदर फीचर्स ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग अस्थमा रिक्वायर ABG मेजरमेंट। चेस्ट एक्सरे टू रूल आउट निमोनिया, देन न्यूमोथेरेक्स, टिपिकली नॉर्मल ऑल्सो, हाइपर इन्फ्लेशन एंड फ्लैटेंड डायाफ्राम, एंड पीक एक्सपायरेटरी फ्लो एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ द पेशेंट प्रीवियस बेस्ड वैल्यू इज मोस्ट यूजफुल रहता है ये क्लिनिकली, ठीक है। बट वी विल सी की द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज द स्पायरोमेट्री। सो इन द एब्सेंस ऑफ दिस पीक एक्सपायरेटरी फ्लो इज परसेंटेज ऑफ प्रेडिक्टर इज ऑल्सो यूजफुल। ECG ऑफन साइनस टैकीकार्डिया को देखने के लिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्रोनिक अस्थमा में। तो मैंने आपको पहले ही जैसे बताया स्पायरोमेट्री इसका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, ठीक है। तो फिर इसमें हम लोग वही डिफ्रेंशिएट करने के लिए, जैसे मैं आपको बताया कि जो अस्थमा रहता है और COPD रहता है उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ठीक है। तो फिर ब्रोंकोडाइलेटर रिवर्सिबिलिटी टेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, प्रीफर्ड ओवर पीक फ्लो मेजरमेंट और इनिशियल कंफर्मेशन ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयरवेज इन डायग्नोसिस ऑफ अस्थमा। तो एक बार फिर से बोलते हैं। तो जैसे कि हम लोग क्रोनिक अस्थमा, अब क्रोनिक अस्थमा में देख सकते हैं। तो फिर स्पायरोमेट्री मैंने पहले ही आपको बताया कि ये हम लोग जो डिफ्रेंशिएट करते हैं बिटवीन दी COPD एंड अस्थमा, ठीक है, तो फिर वो स्पायरोमेट्री ही होता है, ठीक है। तो ब्रोंकोडाइलेटर रिवर्सिबिलिटी टेस्ट इज प्रीफर्ड ओवर पीक फ्लो मेजरमेंट फॉर इनिशियल कंफर्मेशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयरवेज इन द डायग्नोसिस ऑफ द अस्थमा। तो फिर ये भी आप लोग देख लेना गाइस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है समझने के लिए हमको। तो जिसमें हम लोग रेशियो निकालते हैं FEV1 और FVC रेशियो, अगर लेस देन 70% इज़ कंसिडर्ड ऑब्स्ट्रक्टिव, ठीक है।
उसके बाद हम लोग उसको ब्रोंकोडाइलेटर देते हैं। तो अ पॉजिटिव ब्रोंकोडाइलेटर रिवर्सिबिलिटी टेस्ट इज इंडिकेटेड बाय एन इंप्रूवमेंट इन दी FE1 ऑफ 12% और मोर एंड इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ 200 ml और मोर। तो यही इसमें डिफ्रेंशिएट होता है। जब हम लोग ऑब्स्ट्रक्शन चेक करने के लिए करते हैं तो फिर हम दोनों का रेशियो लेते हैं FEV1 डिवाइडेड बाई दैट इज द फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी का। तो अगर ये हम लोग का लेस देन 70% आ रहा है तो ये तो हम लोग का पता चल जाता है कि ऑब्स्ट्रक्शन का केस है। लेकिन फिर हम लोग ये पता करने के लिए कि वो या तो COPD है या फिर अस्थमा है, उसको चेक करने के लिए हम लोग उसको ब्रोंकोडाइलेटर देते हैं, जिसमें हम लोग उसको साबा दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर से हम लोग ये चेक करते हैं रेशियो, अगर उसमें हम लोग का 12% इम्प्रूवमेंट होता है या फिर वॉल्यूम अगर देखें तो 200 ml का इम्प्रूवमेंट अगर आता है तो वो हम लोग का अस्थमा होता है। और अगर नहीं आया, कम आया, तो फिर वो हम लोग का COPD हो जाता है, ठीक है। तो फिर पीक फ्लो, मेजरमेंट ऑफ द पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट वाया पीक फ्लो मीटर। तो आप लोग देख सकते हो ये पीक फ्लो मीटर, इससे हम लोग पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट चेक करते हैं, ठीक है। Simplest and most basic test for diagnosing asthma. Diurnal variation typically in the early morning is suggestive of asthma, ठीक है। However, PEFR is more useful in the मॉनिटरिंग ऑफ द पेशेंट विद इस्टेब्लिश्ड अस्थमा। फिर हाँ, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, वो है हम लोग का FeNO, दैट इज़ दी फ्रैक्शनल एक्सेल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। ये भी टेस्ट हम लोग करवाते हैं। तो ये रिलेटिवली न्यू टेस्ट है विच मेजर द लेवल ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड इन द एक्सेल ब्रीथ एंड प्रोवाइड एन इंडिकेशन ऑफ द इसिनोफिलिक इन्फ्लेमेशन इन द लंग्स। इन एडल्ट लेवल ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू 40 पार्ट्स पर बिलियन इज कंसिडर्ड पॉजिटिव। तो ये करवाते हैं, बट दैट इज द इन्वेस्टिंग। तो ये करवाते हैं, बट हम लोग का जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है वो स्पायरोमेट्री ही रहता है। तो ये आप लोग को समझ आ गया होगा। तो चलिए थोड़ा बहुत हम लोग मैनेजमेंट देखने से पहले हम लोग कॉम्प्लिकेशंस देख लेते हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है, ठीक है। तो फिर ये निमोनिया, न्यूमोथोरैक्स, न्यूमोमीडिया स्टीनम, देन रेस्पिरेटरी फेलियर एंड अरेस्ट एंड पल्मोनरी कोलैप्स। तो ये सब इसके कॉम्प्लिकेशंस है। अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो है हम लोग का इसका मैनेजमेंट, ठीक है। तो फिर मैं आपको ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि चूंकि इसके मैनेजमेंट चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो अभी जो नया गाइडलाइन आया है वो हम लोग का जो फॉलो करता है वो है हम लोग का जीना 2023। तो वो एक टेबल रहता है, मैं ज़रूर आपको रिक्वेस्ट करूँगा। इसीलिए यहाँ पे मैं उसको वो इंक्लूड नहीं किया हूँ, क्योंकि कई कई बुक में आपको अलग मिल सकता है, लेकिन हमको जो लिख के आना है वो नया वाला गाइडलाइन लिख के आना है, ठीक है, 2023। तो वो आप लोग कहीं से देख लेना। अभी बस हम लोग जनरल यहाँ पे देखेंगे कि मैनेज कैसे करते हैं, कौन कौन सा ड्रग्स देते हैं, ठीक है। तो फिर सबसे पहले हम लोग जो देखने वाले हैं वो है ग्रेडिंग सीवियरिटी ऑफ दी अस्थमा अटैक। तो फिर हम लोग कैसे ग्रेडिंग करेंगे उसको, मॉडरेट, सीवियर, लाइफ थ्रेटनिंग या फिर नियर फटल कैसे है, ठीक है। तो फिर अगर PEFR 50 to 75% है, बेस्ट और प्रेडिक्टेड, एंड स्पीच नॉर्मल है, रेस्पिरेटरी रेट हम लोग का लेस देन 25 पर मिनट है, एंड पल्स हम लोग का लेस देन 110 बीट्स पर मिनट है, तब हम लोग उसको रखते हैं, वो है मॉडरेट कैटेगरी में, ठीक है। सीवियर कब बोलेंगे, PEFR, तो फिर इसमें 33 to 50% बेस्ट और प्रेडिक्टेड हो सकते हैं। कांट कंप्लीट सेंटेंस अगर बात करते हैं तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 25 पर मिनट, एंड पल्स इज दैट इज़ ग्रेटर देन 110 बीट्स पर मिनट। तो इसको हम लोग सीवियर ग्रेड में रखते हैं। देन लाइफ थ्रेटनिंग कब बोलेंगे, तो इसमें बहुत सारे और पॉइंट इंक्लूड हो जाते हैं। इसमें PEF हम लोग का लेस देन 33% बेस्ट और प्रेडिक्टेड हो सकता है। SpO2 हम लोग का लेस देन 92%, एंड PaO2 दैट इज़ लेस देन दी 8 किलो पास्कल, एंड नॉर्मल PaCO2 वैसे हम लोग देखें तो 4.6 to 6 किलो पास्कल रहता है, ठीक है। अल्टर्ड कॉन्शियस लेवल, देन एग्जॉशन, अरिदमिया, हाइपरटेंशन, साइनोसिस, साइलेंट चेस्ट एंड पुअर रेस्पिरेटरी इफेक्ट, तो ये एफर्ट, तो ये सबको हम लोग लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन रखते हैं। एंड नियर फटल कब बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो रेस्ड PaCO2 एंड और रिक्वायरिंग व्हाट, दैट इज द मैकेनिकल वेंटिलेशन विथ रेस्ड इन्फ्लेशन प्रेशर। तो अब हम लोग के पास कोई पेशेंट आया है, ठीक है, उसको अक्यूट अस्थमा अटैक आया है, तो उसको हम लोग कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। वैसे जीना गाइडलाइन में अच्छे से दिया हुआ है स्टेप 1 स्टेप 2, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो वो टेबल आप लोग जरूर देख के जाना, ठीक है। तो फिर इसमें हम लोग अपने कैसे कैसे स्टेप वाइज उसको मैनेज करेंगे वो है, ठीक है। तो फिर चलो देखते हैं। तो फिर सीट पेशेंट अप एंड हाई फ्लो ऑक्सीजन, सबसे पहले तो ये हम लोग को करवाना है, ठीक है। पहले पेशेंट को बैठाना है एंड हाई फ्लो ऑक्सीजन उसको देना है। देन हम लोग उसको नेबुलाइज्ड बीटा-2 एगोनिस्ट देंगे, जिसमें साल्ब्यूटामॉल 5 mg एंड नेबुलाइज्ड एंटी मस्क्रेनिक इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड हो सकता है 0.5 mg।
देन हम लोग देंगे कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जिसमें हम लोग प्रेडनिसोलोन 40 to 50 mg और IV हाइड्रोकॉर्टिसोन 100 mg दे सकते हैं, ठीक है। देन हम लोग को कंसिडर करना है क्या, IV मैग्नीशियम सल्फेट, जिसमें हम लोग 1.2 to 2 ग्राम IV ओवर 20 मिनट्स देंगे। एंड इफ लिटिल रिस्पॉन्स टू एबो IV अमीनोफाइलिन कैन बी कंसिडर्ड। अब ITU referral for consideration of the ventilation support for those who are failing to respond to therapy such as deteriorating PEF है, persisting और worsening hypoxia है, hypercapnia हो रहा है, respiratory acidosis, then exhaustion, fever, respiration, drowsiness, confusion, altered consciousness state या फिर respiratory arrest हो रहा है। तो अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो है कि मैनेजमेंट ऑफ द क्रोनिक अस्थमा स्टेप बाई अप्रोच कैसे रखते हैं, ठीक है। तो फिर अगर न्यूली डायग्नोस्ड अस्थमा है, ठीक है, तो फिर इसमें हम लोग शॉर्ट एक्टिंग बेटा एगोनिस्ट देते हैं, जिसमें साबा एंड दैट इज साल्ब्यूटामॉल एज पर रिक्वायरमेंट, PRN इसको लिखना पड़ता है, एज पर रिक्वायरमेंट। लेकिन एक स्टडी हुआ था, उसमें ये पता चला था कि इसी अगर साबा दे रहे हैं ना तो उसमें ना मोटिलिटी रेट ज़्यादा रहता है। इसलिए जब भी हम लोग साबा दे रहे हैं हम लोग को एटलीस्ट बहुत लो डोज, लेकिन हम लोग को इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड देना ही है जब भी हम लोग पेशेंट को साबा दे रहे हैं, तो ठीक है। तो फिर अगर ये तो स्टेप 1 हो गया। अगर नॉट कंट्रोल स्टेप 1 और या फिर न्यूली डायग्नोस्ड अस्थमा विथ सिम्टम्स, अगर उसको 1 वीक में 3 या फिर 3 से ज़्यादा सिम्टम्स आ रहे हैं और ऐसा कंप्लेन हो रहा है कि उसमें नाइट टाइम अवेकनिंग है, ठीक है, तो फिर उसमें हम लोग क्या करेंगे, तो उसमें हम लोग साबा तो पहले कर ही रहते एंड लो डोज इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड एग्जांपल बेक्लोमेथासोन या फिर बुडेसोनेट कर सकते हैं। थर्ड स्टेप में हम लोग साबा प्लस लो डोज ICS ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दैट इज LTRA एग्जांपल मोटेलिकास्ट या फिर 10 mg कर सकते हैं, ठीक है। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो हम लोग फोर्थ स्टेप में क्या ऐड करेंगे, इसमें हम लोग करते हैं साबा, देन लो डोज ICS लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट लाबा जिसको बोलते हैं हम लोग, दैट इज फॉर्मेटरॉल, देन कंटिन्यू LTRA डिपेंडिंग ऑन पेशेंट रिस्पॉन्ड टू LTRA। फिफ्थ स्टेप में हम लोग साबा प्लस माइनस LTRA स्विच टू इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड और लाबा फॉर मेंटेनेंस एंड रिन्यूअल थेरेपी that is also known as the MART, okay, that includes a low dose ICS example Symbicort budesonide with formoterol। सिक्स स्टेप में साबा प्लस LTRA मॉडरेट डोज ICS MART और कंसिडर चेंजिंग बैक टू अ फिक्स्ड डोज ऑफ मॉडरेट डोज ICS एंड सेपरेट लाबा। सेवेंथ स्टेप में साबा प्लस LTRA प्लस वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस हम लोग लाइक इंक्रीज्ड inhaled corticosteroid to high dose only as a fixed dose regime, then not as a part of MART, and trial and additional drugs such as long acting muscarinic receptor antagonist example tiotropium or theophylline, and seek advice from the healthcare professional with expertise in asthma। तो फिर आप लोग यहाँ देख कई जगह हम लोग लो डोज मॉडरेट डोज हाई डोज ऐसे यूज़ करते हैं ना, तो उसको कितने को बोलते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग लो डोज कितने को लेते हैं, सो इट इज़ लेस देन और इक्वल टू 400 माइक्रोग्राम बुडेसोनाइड और इक्विवेलेंट, तो इसको हम लोग लो डोज बोलते हैं। क्या मॉडरेट डोज किसको बोलेंगे हम लोग, 400 to 800 माइक्रोग्राम बुडेसोनाइड और इक्विवेलेंट, देन हाई डोज इज़ ग्रेटर देन 800 माइक्रोग्राम बुडेसोनाइड और इक्विवेलेंट। तो इस तरह से हम लोगों ने ये वाला भी टॉपिक कवर कर लिया है। होप आप सबको अच्छा लगा होगा। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि चूँकि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जब ये टॉपिक पढ़ ले तब आप इसको देख सकते हो, या फिर इसको देखने के बाद टॉपिक आपको पढ़ना ही है। ऐसा नहीं है कि बस यही देख लो तब सब चीज़ हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो फिर मुझे लगता है कि ये हम लोग एग्ज़ाम के लास्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, जब हम लोग के पास टाइम नहीं रहेगा और हमको रिवाइज़ करना है। तो ये मैं अपने पहले वीडियो में भी बोल चुका हूँ। तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो, ताकि उन लोग के लिए थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए, ठीक है। ठीक है, फिर अगर कोई सजेशन हो तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ताकि मुझे भी कुछ सजेशन मिल सके और मैं भी कुछ चेंज कर सकूं, वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच। ये मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, तो उसके लिए आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं दे दूँगा टेलीग्राम का और व्हाट्सएप चैनल का, तो वो डेफिनेटली आप लोग ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको ये लिखना ना पड़े, ये आपके पास PDF पहले से रहे। ओके, थैंक यू सो मच।